हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम लोग ने कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इकोसिस्टम के चैप्टर में, हम लोगों ने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें से एबायोटिक कंपोनेंट को कंप्लीट कर लिया था। ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट को बीच में ही वहाँ तक हम स्टार्ट करने वाले थे, बट थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिसिटी की इशू की वजह से मुझे फिर वहाँ पे वो टॉपिक रोकना पड़ा। तो आज हम लोग उसी कंपोनेंट में हम लोग बायोटिक कंपोनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, आज का हमारा हेडिंग होगा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है बेटा, देखिए जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो रहे थे कि जितने भी नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर हैं आर इंक्लूड या कंस्टिट्यूट इनटू एबायोटिक कंपोनेंट। उसी तरह यहाँ पर जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही तीन मेजर क्लास हैं। तो ये सब जो हैं वह इंक्लूड होकर के कंस्टिट्यूट करते हैं किस चीज को? तो बायोटिक कंपोनेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दिस ऑल थिंग्स आर इन कंस्टिट्यूट टू फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें ये लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट को। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all living organism that are present in all living organism such as कर दीजिए यहां भी, such as प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट constitute to biotic component, तो ये सभी जो है वो कंस्टिट्यूट होकर के क्या बना देंगे? ये सभी कंस्टिट्यूट होकर के बायोटिक कंपोनेंट पर बना देंगे। ओके, यानी इकोसिस्टम के, और इनके रोल के बेसिस पर कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ecosystem, and on the basis of their role they are classified into तो ये किस किस चीज में क्लासिफाइड हो सकते हैं? कल हम मेन दो बताए थे आपको, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तीसरा भी एक होता है, वह है डिकम्पोजर। ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बताए थे कि वो प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, तो उसको एज ए डिकम्पोजर के रूप में यहां पर लिख लेते हैं। क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले प्रोड्यूसर, सेकंड में प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर, एंड थर्ड में डिकम्पोजर। ओके, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब अगर बात करें बेटा हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर यानी कि जो कुछ प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस क्या करेगा? तो कहने का मतलब कि जो भी एनर्जी को, यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसे प्लांट कहते हैं हम लोग। ओके, तो प्लांट जो है वह मेन रूप से ऑल ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो सभी क्या हैं? वो प्रोड्यूसर हैं। ओके, अब ये देखो
कहते हैं ऑल ग्रीन फोटो सिंथेटिक प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक प्लांट आर प्रोड्यूसर, क्योंकि यह प्रोड्यूस करता है। क्यों? आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। कैसे? दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी into chemical, they convert light energy into chemical energy में। प्लांट ही एक ऐसा है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी के रूप में इसे मिलता है, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक, by the use of inorganic component। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और यही होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है वह आप देखो कि इसके रोल के बेसिस पर एक प्रोड्यूसर हो गया आपका टेरेस्ट्रियल प्रोड्यूसर, और दूसरा यानी जो प्लांट है वो दो जगह टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट होते हैं। तो इसी बेसिस पर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक जो है वो जो प्लैंकटन के रूप में यानी ग्रीन एल्गी जो है इस तरह से होते हैं, यानी एज पार्ट में जो इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं। ओके, तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो कहता है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दो अलग अलग हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर herbaceous and आई थिंक ये लाइन कटेगा, आपको मेरे फ्रेम से बाहर आ रहा है। ये हमारा फ्रेम है, तो इस लाइन को मैं ऊपर लेके चलता हूं। तो क्या कह रहे थे कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट है वह है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर मेजर प्रोड्यूसर वो कौन कौन से हैं? तो मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ओके, जबकि इन एक्वेटिक में जो मेजर प्रोड्यूसर होगा वह एल्गी के फॉर्म में, यानी कि जो एल्गी हैं यानी जू प्लैंकटन जिसे भी हम कह सकते हैं, तो वह जो होते हैं वह मेजर यानी फाइटोप्लैंकटन, और जू प्लैंकटन मतलब एनिमल और फाइटोप्लैंकटन मतलब प्लांट। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर
producer are phytoplankton यानी कि एल्गी, या जो किनारे पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रोड्यूसर ही है। एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज and the floating submerged marine plant, ठीक। तो इस तरह से दो, टेरेस्ट्रियल का यानी मेजर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट, जबकि एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। तो फाइटोप्लैंक्टन एंड साथ ही साथ जो सबमर्ज या मैरीन वाटर में होने वाले कुछ प्लांट या एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो यानी कि जो मेन रूप से वाटर में होने वाले जो एल्गी के पार्ट हैं वो, तो इस तरह से। अब आइए बात करते हैं हम लोग, देखो प्लांट को यानी प्रोड्यूसर को हम लोग ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ना, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, तो इसीलिए प्लांट को हम लोग कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ओके, तो producer also known as converter or transducer because it converts solar energy into केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं सेकंड नंबर हम लोग कंज्यूमर की। कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का मतलब जो कुछ कंज्यूम करता है खुद। तो कंज्यूमर कल भी हम बताए थे, जो खुद कुछ कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो हम ही लोग हैं, ठीक है। तो कहते हैं कंज्यूमर का मतलब दे आर एनिमल which are not capable to synthesize own food। यानी ऐसे एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो वैसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे एनिमल को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना ही नहीं सकता है कोई भी ऐसा एनिमल, ठीक है। अब ये किस पे, अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये अपना जब खुद नहीं बना सकता था, किसी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसी न किसी रूप से किस पे डिपेंड है? हम हो, कोई भी एनिमल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो प्रोड्यूसर पे अपने फूड के लिए ये डिपेंड करते हैं। जो प्रोड्यूसर है, जो कोई भी प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर में मेन रूप से कौन? तो प्लांट है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसके कुछ टाइप हैं। कंज्यूमर के टाइप को देखिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एक प्राइमरी कंज्यूमर।
या इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो जितने भी हर्बेसियस एनिमल हैं जो सिर्फ हर्ब को खाते हैं, डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, ऑल हर्बेसियस एनिमल आर प्राइमरी, दैट मीन्स की फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सभी हर्बेसियस एनिमल। ओके, तो कहते हैं these animal directly feed on प्रोड्यूसर। तो ये एनिमल डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट, यानी प्लांट मतलब प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी ऑल हर्बेसियस एनिमल, दैट इज ऑल हर्बेसियस और हर्बेसियस एनिमल, सभी हर्बेसियस एनिमल्स जो हैं वह क्या हैं, तो वह और इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो होते हैं इसी को हम लोग की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्ट हैं उसी को कहते हैं हम लोग की इंडस्ट्री एनिमल। ओके, अब आइए चलिए देखते हैं पार्ट को हम लोग। तो यहाँ पर की इंडस्ट्री एनिमल हो गया, अब इसके बाद में चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, और या इसी को कह सकते हैं कि जो प्राइमरी होते हैं वह प्लांट को यानी प्रोड्यूसर को कन्वर्ट करते हैं एनिमल मैटर में, प्लांट मैटर कन्वर्ट इनटू एनिमल मैटर, प्राइमरी नहीं। चलिए एक पॉइंट इधर लिख देता हूं। इसी में क्या लिखना है, इसी में जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसी में आगे नीचे कट जाएगा। तो कहते हैं प्लांट मैटर कन्वर्ट इनटू, प्लांट मैटर कन्वर्ट इनटू एनिमल मैटर, प्लांट मैटर कन्वर्ट इनटू एनिमल मैटर, प्लांट मैटर को किसमें कन्वर्ट करता है, तो एनिमल मैटर में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए प्लांट मैटर कन्वर्ट इनटू एनिमल मैटर, ये पॉइंट हो गया। अब आइए सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तब टॉप कार्निवोरस, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। या अब आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी, और अब देख रहे हैं हम लोग सेकेंडरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। और फिर इसी का सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर का ही नाम है प्राइमरी कार्निवोरस। हाँ ठीक चल रहा है, ये इसी को कहेंगे। और प्राइमरी कार्निवोर्स, तो ये जो होते हैं वह प्राइमरी कार्निवोर्स का मतलब कि जो किसको खा रहे हैं, हर्बेसियस जो
ऐसे एनिमल को खा रहे हैं जो हर्बेसियस एनिमल हैं, जो हर्ब को खाने वाले एनिमल हैं, ठीक है। तो वैसे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो सेकेंडरी कंज्यूमर दे feed on herbivorous एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल को जो खाते हैं, सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल को जो खाएगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस, या फिर इसी को कहेंगे आपको सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अगर इसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें कि इसके एग्जांपल को, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसके एग्जांपल को, किसके, सेकेंडरी कंज्यूमर का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो कॉमन हर्बीवोर जैसे जो है हम लोगों को ऐसे प्राइमरी में भी लिखना था टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इसके एग्जांपल जो छूट गया है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे सेकेंडरी में हम लोग लिखेंगे 1 मिनट, पहले हम लोग ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम किसका किसका लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं हम लोग सेकेंडरी का। उसी तरह हमें प्राइमरी वाले का भी लिखना है, छूट गया है तो अभी लिख देता हूं प्राइमरी वाले में, इधर कटेगा थोड़ा, हाँ, प्राइमरी में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और उसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो प्राइमरी का अगर टेरेस्ट्रियल अगर हम लोग पहले बात करें तो उसका है ग्रास होपर, काउ, डियर, इसका यानी जो कंप्लीट हर्बीवोरस है, काउ, बफेलो जो भी लिख सकते हैं, काउ, डियर, ग्रास हॉपर, काउ, डियर, ग्रास हॉपर। एंड सेकंड में है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसी तरह प्राइमरी का जो अभी हम सेकेंडरी का भी लिखाएंगे आपको, तो इसके अगर एक्वेटिक में हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा मोलस्क, टैडपोल, मस्क्यूटो लार्वी, ये सब आपको आया होगा, मोलस्क, टैडपोल, मॉस्किटो, तो ये सब टैडपोल, मॉस्किटो लार्वी, मोलस्क, ये सब आते हैं। ओके, उसी तरह सेकेंडरी का टेरेस्ट्रियल, तो सेकेंडरी स्पाइडर, लिजर्ड, सेंटीपीड, स्पाइडर, लेजर्ड, सेंटीपीड्स। और एक्वेटिक की अगर हम लोग बात करें कि एक्वेटिक में इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक्वेटिक में है हाइड्रा, फ्रॉग, सम फिशेस, इसमें कौन कौन से हैं सेकेंडरी में, सेकेंडरी के एक्वेटिक में हाइड्रा, फ्रॉग एंड सम फिशेस, ओके। यहाँ प्राइमरी का जो छुट्टा पहले कर लीजिए, आप सेकेंडरी का, सेकेंडरी अगर हो गया है तब है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर कहें या इसी को हम लोग
टर्शियरी ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड के बाद थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, इसी को हम लोग कह सकते हैं, या फिर टर्शियरी ऑर्डर कंज्यूमर। तो थर्ड में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट है था सेकेंड ऑर्डर, तो इसी तरह इसको थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक। और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर ही जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर्स हो जाएगा, और सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाएगा। वहां पे प्राइमरी आया था, प्राइमरी कब, जब सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी का यानी प्राइमरी कार्निवोरस ये है सेकेंडरी कार्निवोरस, इसके बाद लास्ट होगा टॉप कार्निवोरस। ओके, अब ये ऐसे एनिमल हैं जो दोनों को खा सकते हैं, यानी हर्बेसियस एनिमल को भी खा सकते हैं और कार्निवोरस एनिमल को भी खा सकते हैं। ओके, तो दोनों एनिमल को खाने वाले इस तरह से जो है वह आ सकते हैं इसमें। तो इसका क्या कहते हैं, टर्शियरी में कार्निवोरस विच फीड ऑन वोरस which feed on secondary consumer, which feed on secondary consumer, secondary consumer। इसमें एग्जांपल में लार्ज फिश, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह सांप भी जो है वो अपने ही स्पीशीज को खा सकता है। अब आइए, तब है टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस की अगर बात करें हम लोग, तो कार्निवोरस विच आर नॉट ईटन बाय दी carnivores which are not eaten by other animal। ऐसा कार्निवोरस जो किसी दूसरे एनिमल के द्वारा नहीं खाया जा सकता है, नॉट इटेन बाय किसी के द्वारा भी, नॉट इटेन बाय अदर आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस के अगर एग्जांपल को हम करेंगे तो वह है टाइगर, लायन, पैंथर, टाइगर, लायन, पैंथर etc, या पीकॉक, पीकॉक भी पूछ देता है, पीकॉक। तो टाइगर, लायन, पैंथर एंड पीकॉक, ये सब जो है वो टॉप के कार्निवोरस हैं। अब देखो, यानी तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एनिमल जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर का नहीं हो सकता है, सेकेंडरी का भी हो सकता है। बस यहां पर ये दिक्कत है कि उसको खुद कोई दूसरा एनिमल नहीं खाएगा। अब आइए लास्ट हम लोग चलते हैं डिकम्पोजर। ये कौन सा है, तो है वह डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स, देखो डिकम्पोजर्स का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यह क्या काम करता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कन्वर्ट करता है सिंपलेट में, और सिंपलेट से फिर कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले सिंपलेट में और सिंपलेट से फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में।
they convert complex organic compound into simple organic compound and then इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। पहला काम डिकम्पोजर का यही है कि वो एक कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करके सिंपल में और सिंपल से फाइनली जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिकम्पोजर का रोल तो वैसे बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि डिकम्पोजर कोई छोटा मोटा रोल प्ले करता है। डिकम्पोजर ना हो तो सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। और ये जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। तो कहता है they are saprophytic microorganism, they are सैप्रोफिटिक का मतलब जो मरा हुआ एनिमल या प्लांट है जो मर गए हैं। आप मार्केट में जाते हो कहीं पर सब्जी के बहुत सारे कचरे जो होते हैं फेंक दिए जाते हैं, तो वो बाद में डिकम्पोज ही तो होते हैं। तो एक मरा हुआ जानवर कुछ दिन में सड़ गल के खत्म हो जाता है, सिर्फ उसकी हड्डी बचती है, तो उसके मसल्स कहाँ गायब हो गए? डिकम्पोज हुए हैं। तो उनके ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म आकर के डिकम्पोज कर देता है। तो कहता है दे आर सैप्रोफिटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, they are saprophytic microorganism deriving their food material from food material from organic matter in dead remains of plant and animal plants and animals they secrete digestive enzyme which convert complex organic into simple one, which convert complex organic into simplest ones, complex to simplest one। अब कहते हैं फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में क्या फंक्शन है? चलिए 2-3 पॉइंट करके इसको भी लिखते हैं। फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन ecosystem, function of decomposer in ecosystem, they are natural scavengers। तो कहता है they are natural scavenger as they reduce organic remains of earth, as they reduce organic remains on earth। अब आप सोच लो ना कि अगर ये नहीं हो, डिकम्पोजर नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएंगे? एक मरा हुआ जानवर को हम कहीं फेंक के आ जाते हैं अपने रेसिडेंशियल एरिया से कहीं दूर जगह पे, कुछ दिन के बाद वो उसकी सिर्फ हड्डी रहती है, तो मसल्स कहाँ गायब हुआ? अगर वो तो मसल्स क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बने हुए हैं। तो उस वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जस के तस रहेंगे और वो क्या होंगे? डे बाय डे इंक्रीज होते चले जाएंगे।
तो वैसे सब्जी के छिलके, फल के छिलके, ये सब कहाँ डिकम्पोज होते हैं, किसके वजह से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। तो वही कहता है कि ये रिड्यूस करते हैं उस ऑर्गेनिक वंश को। इंक्रीज minerals in soil which are essential for plant growth। प्लांट ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स हैं उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, किसमें, सॉइल में इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये भी निकला। ठीक, अब देखो कहते हैं कि सम वर्कर डिफरेंशिएट फ्यू अदर कैटेगरी few other categories of living beings amongst the biotic component of an ecosystem, biotic component of an ecosystem. They are a scavenger, detrivorous and parasites. They are detrivorous scavengers and parasites। ओके, तो इस तरह से ये तीनों क्लास में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए एक चीज और है इसमें, तो फाइनली इस सारी बातों लिखने के बाद जो है तो हम लोग क्या लिखे थे, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक, इकोसिस्टम कंपोनेंट में दो बातें आई थी, एक आया था एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा आया था बायोटिक कंपोनेंट। फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं इसका। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट के तीन पार्ट देखे थे हम लोग। एक था क्लाइमेटिक, इडैफिक एंड टोपोग्राफिक। जबकि बायोटिक कंपोनेंट के तीन पार्ट कौन सा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर के कौन कौन पार्ट थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टॉप। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टॉप कंज्यूमर। इस तरह से इतने इसके पार्ट देखे थे हम लोग। ठीक है,
तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट बन गया, आपको बना देना है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का। जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद तो फ्लो चार्ट बन गया हमारा। तब चलिए अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इकोसिस्टम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को देखिए, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, interaction of abiotic and biotic component biotic and abiotic component result in a physical structure results in a physical structure that is characteristics for that is characteristics for each type of ecosystem, each type of ecosystem important structure feature include। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड है। फीचर इंक्लूड क्या क्या, तो एक है स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्पेसिफिक कंपोनेंट में कहता है इट इज आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem for example के रूप में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डेंस विथ rainforest is dense with amazing number of biological species, amazing number of biological species। ओके, सेकंड में है स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज of vertical distribution of different occupying
occupying different level it is the structure as recognizable pattern in a spatial arrangement of the member of communities। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दो चीजें जो है वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दो चीजें मिले हैं, एक स्पेसीज और दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन। ये स्पेसीज कम्युनिटीज जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन देता है किसके किसके बीच का, आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। प्लांट और एनिमल स्पेसीज के बीच का एनुमरेशन है ऑफ एंड एक इकोसिस्टम में प्लांट और उस एनिमल के बीच का क्या एनुमरेशन है उसके बीच में। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डेंस विथ अमेजिंग नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा स्पेसीज की डाइवर्सिटी मिलती है। ये एक सिग्नल दिया ना कि जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, जैसे कोंकण रीजन फेमस है अमेजिंग डेंस स्पेसीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉर्दर्न के किसी रीजन से। क्यों? यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो इंसेक्ट वगैरह और बाकी सब जो एनिमल की डाइवर्सिटी है वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल के रूप में ये समझ गए। दूसरा क्या है, वह है स्ट्रैटिफिकेशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, इट इज द स्ट्रक्चराइज्ड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटीज। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में एक कोई प्लेन होगा, कोई स्लोप होगा, कोई वैली एरिया होगा, तो उसके हिसाब से वहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हुआ एक स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा हुआ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। तो एक ये पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके बाद में है इकोसिस्टम का फंक्शन। ठीक है, अब हम हेडिंग देंगे इकोसिस्टम फंक्शन। देखिए, इकोसिस्टम फंक्शन के 4 मेन पिलर हैं जो इकोसिस्टम के फंक्शन को कंप्लीट कराते हैं। इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, कुछ ना कुछ उसके रोल होंगे। इकोसिस्टम फंक्शन वर्ड कहीं पे लगा है तो यहां पर फंक्शन वर्ड किस में लगा है, तो वो इकोसिस्टम में फंक्शन वर्ड लगा है। तो इसके 4 पिलर हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स साइकिल। ठीक है, तो 4 पिलर, प्रोडक्टिविटी, सेकेंड डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो एंड 4th न्यूट्रिएंट्स साइकिल। यहां तक की बातें हो गई, 4 पिलर हमने बताया था और इसी को 1 बाय 1 करके हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, प्रोडक्टिविटी को देखेंगे। ओके, चलिए तो पहले लिखते हैं हम लोग इकोसिस्टम फंक्शन क्या चीज है। Ecosystem possesses a natural tendency to persist, a natural tendency
a natural tendency to persist. This is made possible by a variety of variety of functions performed by the structural component structural component performed by the structural component. The component of ecosystem the key functional aspect aspects of the ecosystem are अब वो कौन कौन से हैं तो उन्हीं चारों का नाम फर्स्ट में देंगे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर तो लोग पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन और थर्ड में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, energy flow and fourth one is nutrient cycle. ये 4 चीज हो गए। अब आइए यहाँ से आगे की जब बातें हम करते हैं तो पहले फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, प्रोडक्टिविटी। किस चीज को देखने वाले हैं तो प्रोडक्टिविटी को। तो प्रोडक्टिविटी क्या कहता है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इट इज द जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज प्रोडक्टिविटी। इट इज द rate of biomass production, productivity in ecosystem is two type, productivity in ecosystem is टू टाइप्स। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 टाइप्स के हैं। ओके, अब वो दोनों तो एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सबसे ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन होता है और ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सबसे कम बायोमास का प्रोडक्शन। मान लिया बायोमास में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बायोमास का मतलब हुआ कि कोई प्लांट ले लो और उस प्लांट को पूरी तरह से ड्राई कर दो, सुखा दो,
यानी उस प्लांट के अंदर के टोटल जो वाटर के कंटेंट है उसको सुखा दिया, उसके बाद जो बचा हुआ उसका बॉडी का पार्ट है, दैट इज द बायोमास। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं बायोमास को। ओके, तो कहते हैं कि जो कोरल रीफ होता है वो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव ecosystem is coral reef, tropical rainforest, इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां घने जंगल होते हैं, और सुगर केन फील्ड। ओके, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, और जो लीस्ट प्रोडक्टिव डिजर्ट एंड डीप सी डीप सी में ना कोई जल्दी एनिमल पहुंच पाता है ना ही कोई प्लांट। क्यों? उस डेप्थ तक लाइट नहीं पहुंचता है। और एनिमल क्यों नहीं? क्योंकि जितना ज्यादा समुद्र के अंदर जाएंगे वहां पर वाटर का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा, जिसके वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। तो उस हाई प्रेशर पे एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल है, वहां तक लाइट नहीं पहुंचेगा तो प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसीलिए, और डेजर्ट में पानी नहीं मिलते हैं, इसलिए वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये दो बातें जो है वो हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। दो देखे थे, तो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे। इट इज द रेट एट विच बायोमास it is the rate at which the biomass or organic compound matter is produced by plant or producer during photosynthesis per unit and area. Energy capture process is operating in green tissue. Energy capture process is operating in green tissue. Okay, अब something is wrong here, please wait, कुछ राइटिंग में मिस्टेक हो गए हैं। इट इज द रेट एट विच द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट और प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एंड एरिया, ओवर ए टाइम पीरियड। एरिया इधर का ये लाइन, एरिया ओवर ए
टाइम पीरियड। अब सही हुआ, थोड़ा सा एक लाइन आगे पीछे कुछ मिस्टेक हुए थे, ठीक है। ओवर ए टाइम पीरियड, और इसी को और इट refers to rate at which sunlight is captured by producer. Sunlight is captured by producer for synthesis of energy, for synthesis of energy rich organic compound, rich organic compound, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए तो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, और कैसे, तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए यहां तक की एक बातें हो गई। अब इसमें हम लोग दो तरह के देखेंगे। चलिए अभी इसी में कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ weight as ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी एज, और एनर्जी के रूप में एज किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इस बेसिस पर इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए कहते हैं, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, तो एक होता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, जीपीपी। ओके, ठीक है।
जीडीपी भी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जो किसी कंट्री के ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो पहले ये देखिए, द रेट ऑफ प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर synthesis of organic matter by producer during photosynthesis, by producer during photosynthesis per unit time and area एक यूनिट एरिया में एक पार्टिकुलर टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है उसी के रेट को हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर, कोई प्रोड्यूसर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैटर का सिंथेसिस एक पार्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर के लीफ के एरिया में, ठीक, या 1 सेंटीमीटर लीफ का ग्रोथ कर लिया, 1 सेंटीमीटर स्टेम का ग्रोथ कर लिया, तो वो क्या हुआ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम का ग्रोथ हुआ। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो ये एनर्जी कैप्चर प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन द ग्रीन टिश्यू, ये सब बातें ठीक है। अब आइए सेकंड में हम लोग देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, the gross primary productivity minus gross primary productivity minus respiratory losses, that is, तो ये क्या हुआ, it is rate of organic matter, it is rate of organic matter build up or stored by producers in excess of respiratory utilization, per unit time and area, per unit time and area, NPP equal to GPP minus R। R का मतलब रेस्पिरेटरी लॉसेस है, जो यहाँ पर लिखे हैं ना, रेस्पिरेटरी लॉस को R कर देते हैं। ओके, देखो नेट, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कोई प्लांट किया भी है तो उसको बनाने में कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस भी तो हुए होंगे। रेस्पिरेशन करेगा तभी तो उस किसी चीज को बनाने के लिए उसे एटीपी की जरूरत पड़ेगी। वो एटीपी कहाँ से बन के आएगा भाई, तो वो एटीपी रेस्पिरेशन जो करेगा उससे। तो नेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं और टूटता भी क्या है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है तो एटीपी बनता है।
तो उसके लिए जो रेस्पिरेटरी के थ्रू यानी रिस्पिरेशन करके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो तोड़ा और उसके चलते कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, तो टूटने को माइनस करेंगे जो टोटल बना है उसमें से। तो किसी चीज को बनाने में टोटल जो बनाने का खर्च आया है उसको माइनस कर देंगे, तब तो नेट हम कहें कि आज हमारा 100 रुपए का माल बिका। कोई भी चीज, मान लो कि हम कोई चीज बना के बेचते हैं, ठीक, तो बिरयानी ही बना के बेचते हैं, तो बिरयानी वाले ने आज 5,000 का माल बेचा, तो उसका फायदा कितने का हुआ? तो उस 5,000 के मटेरियल को बनाने के लिए उसे हो सकता है 4,000 खर्च करना पड़ा हो। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, जितने का खर्च था उसका और प्रॉफिट जितने का सेल किया उसको माइनस कर देते हैं उसमें से। तो यही चीज यहाँ पर है, नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें से कब निकलेगा, जब ग्रॉस में से हम लोग रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वह मिल जाता है। ओके, अब देखो कि फैक्टर जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो वो फैक्टर हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, सोलर रेडिएशन अवेलेबल, कितना लाइट वहां पर अवेलेबल है, सोलर रेडिएशन अवेलेबल। थर्ड में देखिए टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर। फोर्थ में सॉइल मॉइस्चर, ओके। और फिर फिफ्थ पॉइंट में देख लीजिए अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉइल में अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर है प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर, प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो कहता है एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर is 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन, ठीक है। किसका, तो ड्राई वेट का, ओके। ड्राई वेट में ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन, रीजन, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन ओशियन में लो प्रोडक्टिविटी क्यों होती है, उसके लिए रीजन, तो दो मेन रीजन है, एक तो लाइट और दूसरा न्यूट्रिएंट्स।
एक है लाइट, इट डिक्रीज विथ डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो इट डिक्रीज विथ डेप्थ। और सेकंड में है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ most limiting nutrients of marine ecosystem is नाइट्रोजन। अब आइए प्राइमरी का हो गया, नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, rate of formation of new organic matter, rate of formation of new organic matter, new organic matter by consumer, by consumers। अब एक है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी ये क्या है हमारा, रेट ऑफ नेट सिंथेसिस, रेट ऑफ नेट सिंथेसिस rate of net synthesis and build-up of organic matter, by a community, per unit time, and area। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इनसफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक की बातें हो गई। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, या ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी, इसी को कहते हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, सिंबल दे दिया मैंने। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास बाय ए हायर ट्रॉफिक लेवल, बाय ए हायर ट्रॉफिक लेवल over the energy of food, over the energy of food resources available at the lower trophic level, the lower trophic level is called ecological efficiency, is called
इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ओके, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ecological efficiency equal to energy converted into biomass, energy converted into biomass at a trophic level, at a trophic level oblique, बीच में करता हूँ, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इक्वल टू एनर्जी प्रेजेंट इन बायोमास at lower trophic level, at lower trophic level into 100 ये इस तरह से हम लोग, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जीपीपी ऑब्लिक इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन इंटू 100। तो ये क्या है, ये हो गया फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के लिए, और एनपी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी होता है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इक्वल टू एनपीपी ऑब्लिक जीपीपी इंटू 100। तो यहाँ तक ये जो है पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बातें जो हैं वो एक जगह, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एंड नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, तो जीपीपी ऑब्लिक एनपीपी ऑब्लिक जीपीपी इंटू 100। तो इस तरह से ये सब कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर कुछ निकालने का, ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर कुछ एमसीक्यू या इस सब तरह के कुछ करके चीजें आएगी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। डिकम्पोजिशन को, प्रोडक्टिविटी तक की बातों को कंप्लीट किया है हमने। ओके, तो डिकम्पोजिशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।